अखंड भारत में खूनी लुटेरों के भेष में आए हुए मुगलों का शासन इस धरती पर ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के साथ साथ खत्म हो चुका था। और फिर इन्हीं लोगों के द्वारा लगभग 200 साल की पराधीनता के बाद तब सवाल उठ रहा था कि आखिर कब मिलेगी भारत को इस पराधीनता से मुक्ति। लोगों की निराशा भरी आंखों में सिर्फ एक ही आशा की किरण जल रही थी और वह था स्वाधीन भारत का सपना। तो आखिर हमारे भारत को स्वाधीनता कैसे मिली थी? इस स्वाधीनता के पीछे किसने दिया था सबसे बड़ा बलिदान? भारतवर्ष की स्वाधीनता संग्राम किन्हीं एक दो दिन की कहानी नहीं थी। लाखों लोगों की सालों की लड़ाई की बदौलत ही मिली थी हमारे प्यारे भारतवर्ष को आजादी। लेकिन दुख इस बात का है कि इतिहास के पन्नों में सिर्फ गिने चुने शहीदों की कहानी ही आदर्श हो गए हैं, जहां भारत की स्वाधीनता से जुड़े ऐसे भी कुछ कहानियां हैं जिसे कि अलग ही अंदाज में दर्शाया गया है। जय हिंद मित्रों, क्रेजी कबूतर के आज के इस एडिशन पर आपका हृदय से स्वागत है। तो मित्रों, आपके ओपिनियन में हमारे देश को स्वाधीनता किसने दिलवाया? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। जब भी हम भारत की स्वाधीनता की बात करते हैं तो दो नाम सबसे आगे आते हैं। एक है महात्मा गांधी, जो अहिंसा को हथियार बनाकर चल रहे थे, और वही दूसरा नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जिनका मानना था बातचीत से अंग्रेज भारत छोड़ेंगे नहीं, बल्कि इसके लिए सशस्त्र आंदोलन की जरूरत है। लेकिन आज हम एक तीसरे चेहरे, जिनको दुनिया एक क्रूर शासक के रूप में जानते हैं, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, एडोल्फ हिटलर, जिनको द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण माना जाता है। तो प्रश्न आना स्वाभाविक है, आखिर हिटलर जैसे क्रूर शासक को हम क्यों भारत की स्वाधीनता का चेहरा बोल रहे हैं? तो चलिए मित्रों, आज जानते हैं हमारे प्यारे भारत के इतिहास की एक अनसुनी दास्तां के बारे में। जब एक तरफ गांधी जी के एक के बाद एक आंदोलनों के चलते ब्रिटिश राज को यह समझ में आ गया था कि अब उनका शासन हमारे भारत में ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। गांधी जी के आंदोलनों से अंग्रेजी सिस्टम ही नहीं बल्कि उनके आर्थिक व्यवस्था को भी हिलाकर रख दिया था। गांधी जी का अंग्रेजी शासन के विरोध में सबसे शक्तिशाली वार था असहयोग आंदोलन का, जब हजारों वकीलों ने कोर्ट, शिक्षकों ने स्कूल, मजदूरों ने अपना अपना कर्म क्षेत्र छोड़ दिया और अंग्रेजी हुकूमत में काम करने से अपना विरोध जताया। और देखते ही देखते स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, अदालत सब कुछ पर ताला जड़ गया था। इसी चुप्पी भरी आंदोलन को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तथा असहयोग आंदोलन कहा जाता है। और इससे पूरे अंग्रेजी सरकार की सिस्टम लड़खड़ाने लग गया था, जिसका सीधा सीधा असर अंग्रेजों की आर्थिक व्यवस्था में भी पड़ रहा था। समय था 1942 का, जब एक तरफ गांधी जी ने घोषणा कर दी कि जब तक भारत को स्वाधीनता नहीं मिलेगा तब तक कोई घर में चैन से नहीं बैठेगा। और ऐसे में गांधी जी का अहिंसा आंदोलन धीरे धीरे हिंसा की तरफ मोड़ ले रहा था। जनता ऑफिस, अदालत को तोड़ने, रेल की पटरियों को उखाड़ने में लग गए थे। पूरा देश एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन असली लड़ाई तो अभी शुरू होने वाली थी। गांधी जी के विचारधाराओं ने लोगों को विरोध करना सिखा दिया था, लेकिन अब भारतवासी अपने एक गाल पर मार खाने का जवाब दूसरे गाल को आगे बढ़ाकर नहीं देना चाहते थे, बल्कि उन्हें एक अंग्रेजी लाठी का जवाब 10 भारतीय लाठी उठाकर देना था। और ऐसी स्थिति में भारतवासियों को जरूरत थी एक ऐसे साहसी नेता की जो उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का सही रास्ता दिखाए, लड़ने के लिए पर्याप्त शस्त्र लाकर दे और साथ ही साथ शस्त्र चलाने की प्रशिक्षण भी उनको मिले। और ऐसे में भारतवासियों का अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में एक नई राह दिखाने के लिए आते हैं भारत माता के वीर पुत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी की "तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें स्वाधीनता दूंगा" जैसे साहसी नारों से मानो पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की एक नई चिंगारी जल उठी थी। नेताजी भारतवर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी एक नई आर्मी INA भी तैयार कर लिए थे, और उनकी इसी सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को ब्रिटिश शासन के जंगल से छुड़वाया था और उसे आजाद भारत का एक हिस्सा बनाया था। ऐसा करते हुए उन्होंने भारतवासियों को भरोसा दिलाया कि अंग्रेजों के खिलाफ जीतना संभव है, भले ही रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। और सुभाष चंद्र बोस को नेता के रूप में अपनाकर ज्यादातर भारतवासी अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन के लिए तैयार हो गए थे। ये तो थी हमारे देश के दो योद्धा गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संग्राम की कहानी। आइए अब बात करते हैं आखिर एडोल्फ हिटलर जैसे क्रूर शासक का नाम हमारे स्वाधीनता आंदोलन के साथ क्यों जुड़ा हुआ है।
मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र जहां पर देशवासियों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उस समय के सबसे खतरनाक और तानाशाही शासक कहे जाने वाले एडोल्फ हिटलर से अपनी दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहे थे। जी हाँ, नेताजी सुभाष और एडोल्फ हिटलर दोस्त बन चुके थे। जर्मनी में पूरे 1 साल बिताने के बाद फाइनली नेताजी एडोल्फ हिटलर से मिले। आखिर क्यों? हिटलर जैसे इंसान के साथ दोस्ती करने का असल मकसद नेताजी का क्या था? तो ब्रिटिश एम्पायर को कैसे गिराएंगे आप? हिस्ट्री में जैसे किसी भी एम्पायर को गिराया गया है, आर्मी की मदद से। और कहां मिलेगी आपको ये आर्मी? यहीं आपके पास। इंडियन प्रेजेंस ऑफ वॉर को मुझे दीजिए और मैं अपनी आर्मी खड़ी कर दूंगा। और उन सबको इंडिया कैसे ले जाओगे? मैं अपनी आर्मी को रशिया के थ्रू हिंदुस्तान ले जाऊंगा और हिंदुस्तान को ब्रिटेन से आजाद कराऊंगा। मिस्टर बोस, आपको पता है फ्यूरर को हिंदी में क्या कहते हैं? मुझे पता है, फ्यूरर को नेता कहते हैं। तो इसका एक ही जवाब है, हमारे पराधीन भारत को एक स्वाधीन देश बनाने का लक्ष्य। और दूसरे तरीके से बोले तो पराधीन भारत को स्वाधीन बनाने के युद्ध का एक जबरदस्त प्री प्लानिंग। नेताजी का मकसद साफ था, हिटलर के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ना। यहाँ पर नेताजी ने एक पुरानी चाल चली, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। ये वह समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और हिटलर ब्रिटेन के साथ लड़ रहे थे। नेताजी के दिए गए सुझाव को हिटलर ने ना तो हाँ कहा और ना ही मना किया। हिटलर ने कहा अगर वह दोनों एक ही साथ ब्रिटिश के ऊपर लगातार हमला करते हैं तो ब्रिटेन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और दोनों तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन हार जाएगा। और अपनी इसी वादे के मुताबिक हिटलर ने ऑपरेशन ब्लिट्जक्रिग की घोषणा की और लगातार इंग्लैंड के एयर बेसेस और शहरों पर बम गिराना शुरू कर दिए। एक तरफ नेताजी ने हिटलर से अपनी दोस्ती और भी सुदृढ़ कर ली थी, वहीं दूसरी तरफ जापान से भी नेताजी का अच्छा रिलेशन था। और इसके कारण ही जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री तोजो हिदेकी ने नेताजी से बात करके युद्ध में पकड़े गए ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सारे भारतीय मूल के सैनिकों को आजाद कर दिया था। और बाद में यह सैनिक और साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले काफी सारे भारतीय लोग नेताजी के आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। इस फौज को हथियार से लेकर पैसों की मदद सब कुछ जापान ही कर रहा था। इसके बदले में आजाद हिंद फौज की सेना जापान के साथ मिलकर बर्मा और मणिपुर में अंग्रेजों के खिलाफ 2 युद्ध लड़े। नेताजी ने वादा किया था कि आने वाले 1 साल के अंदर आजाद हिंद फौज को आजाद भारत के सरजमी पर लेकर आएंगे और उनकी यह बात सच भी साबित हुई जब जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश से जीते हुए 2 आइलैंड अंडमान एंड निकोबर नेताजी को सौंप दी। फिर नेताजी ने इसी अंडमान और निकोबर द्वीप समूह में स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी गवर्नमेंट भी बनाई, जिसे 9 देशों से मान्यता भी मिली थी। इनमें से कुछ प्रमुख देशों के नाम थे जर्मनी, जापान और फिलिस्तीन। और इसी तरह आजाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी और आजाद हिंद फौज के इस अभूतपूर्व विजय के बाद पूरा देश अब समझ गया था कि नेताजी बहुत जल्दी ही भारत को अंग्रेजों की पराधीनता के चुंगल से छुड़वा लेंगे और लगभग सारे देशवासी नेताजी के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। इसी कड़ी में नेताजी अंग्रेजों पर हमला करने ही वाले थे कि 30 अप्रैल 1945 की सुबह अखबार में एक खबर आती है, जर्मनी के नेता एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली है। इस एक खबर ने पूरे विश्व के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया था। इसी साल अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर भी परमाणु बम फेंका, जिसने जापान की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। अपने 2 सार्थक खो देने के बाद नेताजी के लिए स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन लगभग पूरे भारतवासी तब तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। आजाद हिंद फौज के आत्मसमर्पण के बाद पूरे भारत में क्रांति की एक नई दौर सी चल पड़ी। वहीं दूसरी तरफ विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिशों की सैन्य शक्ति के साथ साथ अर्थव्यवस्था की स्थिति भी खराब हो गई थी। ब्रिटिश अब लड़ने के हालत में नहीं थे। हिटलर ने लगातार ब्रिटेन के ऊपर हमला करके उनको इतना कंगाल कर दिया था कि ब्रिटिश तब और कोई युद्ध लड़ने की काबिल नहीं रहा और भारत को छोड़ देने में ही समझदारी सोची। यहाँ पर एक चीज गौर कीजिए, अगर दूसरा विश्व युद्ध ना होता और इसमें अंग्रेज इतने कमजोर ना पड़ते तो आजाद हिंद फौज के सिर्फ 5600 सेना ब्रिटिश की विशाल फौज और तब की आधुनिक हथियारों के सामने फीके से पड़ जाते और तब हमें आजादी मिलने में शायद और कुछ दिन लग जाता।
और यही कारण था कि दूरदर्शी नेताजी ने हिटलर से अपनी दोस्ती की। इसी तरह भारत की आजादी में देश के हजारों क्रांतिकारी के बलिदान के साथ साथ हिटलर का भी अप्रत्यक्ष योगदान को नकारा नहीं जा सकता। तो मित्रों, ये तो था मां भारती को आजादी दिलाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों के ऊपर हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुनिया भर के ऐसे ही क्रेजी घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्रेजी कबूतर को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर एक हल्का सा क्लिक करके। देश पर जिसका खून न खोले, खून नहीं वह पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। भारत माँ के एक और वीर सपूत महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी के कही गई इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के लिए विदा लेते हैं मित्रों। आप खुश रहिए, हमारा देश भी खुश रहेगा। जय हिंद।